नाउ लेट अस स्टार्ट ग्रुप 15th एलिमेंट्स। डिस्कस करेंगे ग्रुप 15th एलिमेंट्स। जैसे कि हमें पता है ग्रुप 15th एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो ग्रुप 15th एलिमेंट्स की केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप 15th एलिमेंट्स। नाउ सी, am I audible and visible? Is my screen audible and visible? I think it is now. Now group 15th elements में हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो पहले हम देखेंगे जो हमारा नाइट्रोजन है, इट्स अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। Phosphorus is also non-metal, means first two members are non-metals, and these are metalloids. These are metalloids, and this is metallic in nature. This is metallic in nature. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके अकरनेस की। तो पहले हम नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड ओवर हियर। तो नाइट्रोजन की अकरेंस की बात करेंगे। वी नो दैट हमारा जो एयर है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78%। 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द अर्थ's crust नाइट्रोजन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स लाइक NaNO3 and KNO3. These two are very important. I'll star mark them. These two are important from competitive exam point of view. तो सोडियम नाइट्रेट को हम कहते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर। चाइल्ड सॉल्ट पीटर, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर। एंड पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा चाइल्ड सॉल्ट पीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर एंड विच अमंग देम इज Indian saltpeter. This is called Indian saltpeter. Now this is called Indian saltpeter. नाइट्रोजन, अगर हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमें मिलता है इन प्रोटीन्स इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अगर हम प्लांट्स और एनिमल की बात करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स अ constituent of proteins or it has a role in nitrogen fixation. It's also role in nitrogen fixation. So this is about occurrence of nitrogen. On Earth's crust, it is found in the form of these two salts. That's important over here. The only thing that's important is child saltpeter and Indian saltpeter. उसके बाद बात करेंगे फास्फोरस की। अगर फास्फोरस की बात करेंगे, फास्फोरस यूजुअली occurs in the form of minerals of apatite family. तो फास्फोरस की अगर बात करेंगे, फास्फोरस की occurrence की, तो फास्फोरस जो हमारे पास है, phosphorus, it occurs in the minerals of apatite family. Apatite family. The minerals of apatite family बहुत ही important है। In the form of कैसे कैसे पाया जाता है phosphorus exists, it occurs in the form of calcium phosphate. तो यहाँ पे calcium phosphate की फार्मूला important है। calcium phosphate Ca9PO4 whole 6, Ca9 PO4 whole 6। आपको ये फार्मूला ऐसे याद नहीं रखने। यू नो दैट कैल्शियम की जो वैलेंसी है इट इज +2, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, देयर आर 18 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फॉस्फेट की जो चार्ज है PO4, इसकी चार्ज 3 माइनस है। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 18। दैट्स व्हाई वी हैव Ca9PO4 whole 6। It also occurs in the form of calcium halides. Calcium, it occurs in, and it has associated with it calcium halides over here. It has associated with it calcium halides. For example, one important one is, for example, the most important one is, इसको हम कहते हैं फ्लोर, इसको हम कहते हैं फ्लोर एपाटाइट। फ्लोर एपाटाइट बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। द फार्मूला ऑफ फ्लोर एपाटाइट इज, तो फ्लोर एपेटाइट को हम ऐसे लिखेंगे, इट्स अ मेंबर ऑफ एपेटाइट फैमिली, देयरफॉर इट शुड कंटेन Ca9, इट शुड कंटेन Ca9PO4 होल 6। तो यहाँ पे हमें हैलाइड जो होता है दैट्स कैल्शियम फ्लोराइड। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको फ्लोर एपेटाइट कहते हैं। Ca9PO4, इसमें जो कैल्शियम हैलाइड साथ में होता है दैट इज CaF2।
It's a main constituent of this fluorapatite. It's a main constituent of phosphate rocks. It's a main constituent of phosphate rocks. तो क्वेश्चन आ सकता है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स इज, इसको अंडरलाइन करो टेक्स्ट पे, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स इज phosphorus is also essential constituents of plants and animal matter. अगर हम प्लांट और एनिमल मैटर की बात करेंगे, फास्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट. प्लांट एंड एनिमल मैटर की बात करेंगे, मींस फास्फोरस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. फास्फोरस इज इंपॉर्टेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. हमारे बोन्स में पाया जाता है, लिविंग सेल्स में पाया जाता है, लिविंग सेल्स में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है. फास्फोरस के सोर्सेज अगर हम बात करेंगे फास्फोरस के सोर्सेज की, तो फास्फोरस के सोर्सेज जो ज्यादातर पाए जाते हैं, they are mainly present in the milk. Milk is rich in phosphorus and eggs. Eggs are rich in phosphorus. उसके बाद अगर हम और these three members की बात करेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करेंगे, they are rarely found and they are usually found in the form of sulfide ores. These are found in the form of sulfide ores. These are found in the form of sulfide ores. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया occurrence of नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स. नाइट्रोजन कहाँ कहाँ आकर होता है, फास्फोरस कहाँ कहाँ आकर होता है. इनमें से सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, बाकी जो तीन मेंबर्स है दे यूजुअली आकर इन द फॉर्म ऑफ ओर. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. तो अगर आपके सामने आपकी टेक्स्ट है, वहां पे एक टेबल दिया गया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उस टेबल में आप देख सकते हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक नंबर. नंबर फर्स्ट है एटॉमिक नंबर. नंबर फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर. So you know that the elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are the elements. तो अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15 होता है. ये वाला क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछेगा. सॉरी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का 15, 33, आर्सेनिक का 51, एंटीमोनी का और बिस्मथ का 83 एटॉमिक नंबर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दैट्स एटॉमिक मास. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दैट्स एटॉमिक मास. Atomic mass. Now you know that as the atomic number increases, atomic mass also increases. Therefore, atomic mass will follow the trend: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Atomic mass will follow this trend because increase in atomic number will result in increase in the atomic mass. So bismuth की सबसे ज़्यादा atomic mass यहाँ पे होगी. Number third is electronic configuration. Electronic configuration. Now you know that members of the nitrogen family, they belong to group 15. Group 15 means valence electrons in this group is 15 minus 10. Group number minus 10, that's 5 valence electrons. Therefore, their general electronic configuration is यहाँ पे noble gas and NS2NP3. NS2NP3, this will be the general electronic configuration. Means they contain 3 electrons in the p orbital. They contain 3 electrons in the p orbital. They contain 3 electrons in the p orbital and 2 electrons in the valence s orbital. This is valence shell configuration of these elements. They have 5 valence electrons. उसके बाद अगर डिस्कस करेंगे इनकी एक और प्रॉपर्टी, दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी, IE. तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको रिलेट करेंगे ऑक्सीजन से. तो नाइट्रोजन में जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव NP3 कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है. एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 and 1. नाउ टेल मी गाइस, इज इट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन और दिस? दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल. देयरफॉर यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की अगर बात करेंगे, आयनाइजेशन फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन.
आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी. दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस इज IE सेकंड. दिस इज नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया. अब ऑक्सीजन के पास नाउ ऑक्सीजन हैज 3 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास अब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Now oxygen will follow Hunda's rule. It will be more stable. तो IE second की अगर बात करेंगे, IE second of oxygen will be more than that of nitrogen. लेकिन अगर इन ग्रुप मेंबर्स की बात करेंगे, ये जो हमारे पास ग्रुप मेंबर्स हैं, इनकी अगर आयनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ है. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, मतलब रेडियस इंक्रीज होती है. यू नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. अगर रेडियस इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. तो यहाँ से आप देख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर compared to that of phosphorus, which is more than that of antimony and bismuth, because ionization energy inversely proportional to radius होता है. Down the group radius increase होता है. Why radius increases? Because principal quantum number increase होता है. With increase in the principal quantum number, atomic radius increases. Atomic radius increases, ionization energy decreases, and it usually follows a regular trend. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात है, ये वाली बात इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो नाइट्रोजन की ज्यादा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक और एंटीमोनी और बिस्मथ की ऑलमोस्ट इनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. दिस आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज. तो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होती है, देयर it also radius increase होती है, therefore electronegativity decreases. Now one more important point is that is ionic radius. ionic radius का भी यही ट्रेंड होगा, melting and boiling points. तो अगर हम MP और BP की बात करेंगे, melting and boiling points की बात करेंगे, melting and boiling points will decrease down the group. तो down the group अगर हम जाएंगे, down the group melting and boiling points decrease होंगे. Why? Because down the group, सॉरी, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बिकॉज मास इंक्रीज होती है. मास इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज होगी और डेंसिटी इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो हमारा लास्ट मेंबर है ये हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, यहाँ पे एक्सेप्शन है. अगर आप वैल्यूज भी चेक करोगे, इसका फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 63 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 317 डिग्री है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ arsenic is 1087 and melting point is 904 and melting point is 544. So this thing sorry, this thing you can explain or by inert pair effect. तो यहाँ पे inert pair effect होता है. What is that inert pair effect? आगे आके हम देखेंगे. That's reluctance of ns electron. इसकी वजह से यहाँ पे melting point थोड़ा decrease होता है. So guys, this is about general trends. अब discuss करते हैं इनकी important characteristics. That is हमने यहाँ पे ionization energy, atomic ionic radius, electronegativity discuss की. Now next में हम discuss करेंगे chemical properties. The first most chemical property is oxidation state. तो next में हम discuss करेंगे इनकी oxidation states. बहुत ही important है. Questions have been asked from oxidation states. Oxidation states. Oxidation states. So elements of nitrogen family, they show variable oxidation states. They show oxidation state of -3 to +5. Oxidation state of -3 to +5. मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है. नाइट्रोजन हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है. It can show all oxidation states. Nitrogen even shows oxidation states of 0. It shows oxidation states of 1, 2, means all possible oxidation states up to 5.
Phosphorus, it can form compounds in -3 oxidation state, +3 oxidation state, +5. This can form compounds in +3 oxidation state, +5 oxidation state. We will see its explanation little later. It can form compounds in +3 oxidation state, +5, and this forms usually stable compounds in +3 oxidation state, because +5 oxidation state यहाँ पे less stable है. Why it is less stable? It is because of inert pair effect, IPE, inert pair effect. तो सी फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन का कंपाउंड है जिसमें ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वी हैव NH3 अमोनिया. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. नाउ यू नो दैट हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक हो जाएगा, दिस इज माइनस. ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, दिस इज माइनस. ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, दिस इज माइनस. देयरफॉर in ammonia nitrogen shows -3 oxidation state. Same is the case with pH3. तो pH3 में भी oxidation state of phosphorus -3 होता है. Now, similarly, there can be compounds in +5 and +3 oxidation state. Now, you know that one important thing, nitrogen cannot extend its valency. It cannot extend its valency. Nitrogen cannot extend its valency beyond 4. It cannot extend its valency beyond 4. Why nitrogen cannot? Means nitrogen cannot form compounds like NCl. It can form NCl3. It cannot form compounds like NCl5. This compound cannot be formed. Why? Because in case of nitrogen, there is absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbital. हमारे पास नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है. You know that nitrogen has 2s2 to p3 configuration and there is no 2d orbital. This is not present. No 2d orbital is present. Therefore its covalency cannot be extended. Therefore NCl5 cannot be formed. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी फॉर्मड एट ऑल. लेकिन अगर हम बात करेंगे वही फास्फोरस की, तो फास्फोरस फॉर्म्स कंपाउंड्स इन +3 एज वेल एज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 फॉर एग्जांपल PCl3, +5 फॉर एग्जांपल PCl5. अगर हम वहीं पे बिस्मथ की बात करेंगे, बिस्मथ विल फॉर्म कंपाउंड्स इन पी फॉर एग्जांपल इन +3 BiCl3. It may form in compounds in BiCl5, but as I have told you, in this case, inert pair effect takes place, IPE takes place. Therefore, compound in +5 oxidation state reverts back to compound in +3 oxidation state. And as this is least stable, it is not formed usually. It is least stable. तो क्या आप मुझे बता सकते हो SbCl5 एंड SbCl3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दिस वन, बिकॉज लास्ट टू मेंबर जो होते हैं इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है. Therefore SbCl3 is more stable compared to SbCl5. But out of PCl3 and PCl5, PCl5 is more stable compared to PCl. या PCl5 फिर dissociate भी होता है. We can't readily say, we are not now in a position to say that this is more stable, because आगे आगे हम PCl3 की और PCl5 की और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. तो आपको यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा. ये मेरे पास कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, ये मेरे पास NH2 N2H4 है. इस कंपाउंड को हाइड्राजीन कहते हैं, N2H4. इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 हाइड्राजीन कहते हैं. वुल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है. सिमिलरली मैं यहाँ पे और कंपाउंड्स लिखूंगा, फॉर एग्जांपल NO2. तो आपको बताना है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट. उसको आप बाद में सॉल्व भी करना, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स में क्या क्या होगी. दिस इज N2O5, this is NO, this is N2O4. इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट. एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन में N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0, because we know that oxidation state of an element in elemental form is equal to 0. मीन्स हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स भी बनते हैं, +2b, +3b, +4b, ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स.
लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो रेडिली डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो रेडिली डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड है HNO2, हमारे पास कंपाउंड है HNO2, HNO2 हमारे पास कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दिस इज X, 2 2s are 4 minus 4 हाइड्रोजन की प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर X इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो दिस डिकम्पोजेस, इट रेडिली समटाइम्स डिकम्पोजेस टू गिव अस HNO3। यहाँ से हमें HNO3 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस NO मिलता है। अब ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, देयर आर ट्रिक्स फॉर दीज रिएक्शंस। जब हम डाई नाइट्रोजन की बात करेंगे तब मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा ये रिएक्शंस कैसे होते हैं। या अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। यहाँ पे 3 2s are 6, 6 minus 1 is equal to 5। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5। now see इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढेंगे, दिस इज 3 times over there। अगर आप टेक्स्ट देखेंगे दिस विल बी 3 times over there, मींस हमारे पास 3 times HNO2 है, where 3 times HNO2। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। पहले आप इसमें से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं आप उनको निकालो। सी ये हमारे पास HNO2 है, ये हमारे पास HNO2 है, और ये हमारे पास HNO2। तो यहाँ पे आप दो हाइड्रोजन को निकाल के वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाला, उसके बाद HNO2 बनाया, उसके बाद NOA कंपाउंड बनता है, उसके बाद HNO2 बनाया। These tricks I will show you when we will start डाइनाइट्रोजन, तब आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आएंगे। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। इन केस ऑफ फास्फोरस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं हमारे पास। फास्फोरस की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स +5 होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 होंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा इस कंपाउंड में PCl3, PCl5, PH3, POCl3 इन कंपाउंड्स में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो इट्स नाउ इजी फॉर यू टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टेक्स्ट में एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। हम अभी एनॉर्मस बिहेवियर को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप खुद ही बता सकते हो व्हाई दिस एनॉर्मस बिहेवियर इज देयर। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। आई होप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। all the members of this group, that's group 15th element is, they react with hydrogen, they form hydrides of the type। for example ये हमारे पास कोई element E है, this is an element of group 15th, it reacts with the hydrogen, they form hydrides of the type EH3। मीन्स हमारे पास नाइट्रोजन बनाएगा NH3, फास्फोरस बनाएगा PH3, आर्सेनिक बनाएगा ASH3, एंटीमोनी बनाएगा SbH3 एंड बिस्मथ बनाएगा BiH3। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, स्टेबीन एंड बिस्मथीन, these are the hydrides which are formed by reaction of members of group 15 with hydrogen। लेकिन डिस्कस करना है इनकी प्रॉपर्टीज, दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करना है, इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम इन हाइड्राइड्स की बॉन्ड लेंथ डिस्कस करेंगे, बॉन्ड लेंथ, तो आपको बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। यू नो दैट अगर साइज इंक्रीज होता है, अगर साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, सॉरी, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्मॉल नाइट्रोजन है, स्मॉल हाइड्रोजन है, ओवरलैपिंग विल बी बेटर। ये मेरे पास लार्ज साइज्ड बिस्मथ है और ये स्मॉल हाइड्रोजन है, मींस यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ विल, द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ विल बी
अमोनिया में सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ, देन PH3, देन ASH3, देन SBH3, उसके बाद BiH3. This will be bond length order. So you can determine sorry, from this bond length order you can determine energy bond energy or bond dissociation energies. You can determine bond energies from this bond length order. Now you know that larger is the bond, smaller is the energy to require the bond. Therefore, bond energy in case of ammonia will be more. Bond energy will have reverse order. In case of ammonia will be more than pH3, then ASH3, then SBH3, then BiH3. This will be bond energies order. इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इन हाइड्राइड्स की है, दैट्स एसिडिक नेचर. तो आपको मैंने पहले भी बोला है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स किस चीज पे डिपेंड करता है. अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स साइज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज. अगर साइज इंक्रीज होता है हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है. मींस डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीजेस बिकॉज़ साइज इंक्रीजेस. वी नो दैट हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा. एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है. मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका हाइड्राइड बनाएंगे. अमोनिया, इसका हाइड्राइड बनाएंगे. वाटर, इसका हाइड्राइड बनाएंगे HF. फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा. हम यहाँ पे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है दोनों स्रोतों में. हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर जो है दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होता है. हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर जो होगा, हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास PH3 है, हमारे पास ASH3 है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एसिडिक नेचर इनका. तो हमारे पास डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है. सो दिस विल बी द एसिडिक नेचर, एसिडिक ट्रेंड. ये हमारे पास एसिडिक ऑर्डर बन गया. वैसे अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करेंगे, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा बॉन्डिंग से इसको रिलेट करेंगे. तो अगर बॉन्ड लेंथ्स की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ, अगर हम बॉन्ड लेंथ्स की बात करेंगे यहाँ पे तो गाइस सी, वी नो दैट इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो है, अमोनिया में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बिकॉज देयर इज अ लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज टू 107.5 डिग्री. तो यहाँ पे होना चाहिए बॉन्ड एंगल 109, बट इट इज 107. लेकिन वहीं पे अगर हम फॉस्फीन की बात करेंगे, आर्सीन की बात करेंगे, SbH3 की बात करेंगे, तो इनका बॉन्ड एंगल जो होता है दैट्स क्लोज टू 90. इनका बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90. देयर बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90. Now why this drastic change, why this drastic decrease in bond angle? Because यहाँ पे प्योर p orbitals इन्वॉल्व होते हैं, प्योर p orbitals. यहाँ पे no concept of hybridization है, no concept of hybridization, no concept of hybridization यहाँ पे है. मीन्स ड्रैगोज रूल अप्लाई होता है, ड्रैगोज रूल, यहाँ पे ड्रैगोज रूल अप्लाई होता है. ड्रैगोज रूल कहता है इन कंपाउंड्स में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते, प्योर p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं. मतलब ये कि यहाँ पे जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी लोन पेयर जो है दैट्स प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल. यहाँ का लोन पेयर जो है दैट्स प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल. लेकिन यहाँ का लोन पेयर जो है दैट्स प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो आपको पता है s orbitals are more close to the nucleus, therefore this lone pair is more close to the phosphorus atom. तो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है. अगर ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, द मोर इजीली द लोन पेयर इज अवेलेबल, मोर इज बेसिक नेचर. तो यहाँ पे इसका बेसिक नेचर जो है वो कम हो जाता है. therefore ammonia becomes more basic than that of phosphine. So this is important, why ammonia is more basic than phosphine.
तो रीजन क्या है, अमोनिया में जो लोन पेयर है दैट रिजाइड्स इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें s कैरेक्टर s परसेंटेज 25 है, लेकिन फास्फोरस में जो लोन पेयर है दैट रिजाइड्स इन प्योर s ऑर्बिटल, that resides in pure s orbital, s percentage is 100 because s orbital is more close to the nucleus, therefore this is not readily available, this is not readily available, ये readily available नहीं है यहाँ पे। अगर ये मीन्स दिस इज मोर क्लोज टू दिस फास्फोरस एटम, ये readily available, ये लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, इजीली लोन पेयर अवेलेबल है, इजी फॉर डोनेशन, देयरफॉर इसका बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। आपके टेक्स्ट में इसका ऑर्डर दिया हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दैट। तो ऑर्डर इज लाइक दिस, वहां पे जो ऑर्डर है दैट्स रिटन लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे उस ऑर्डर को मेंशन करूंगा। नाउ यू नो दैट, now you know that ammonia is more basic than phosphine, which is more basic than ASH3, which is more basic than SbH3, which will be more or equal to basic than that of BiH3. So this is the basic order. You can do this question from the acidic order. You know that acidic order of BiH3 is more down the group, acidic nature of hydrides increases. So ये जो हमारे पास order है, this is basic order. दिस इज बेसिक ऑर्डर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेस ऑफ ड्रैगोज रूल पे हमने इसको एक्सप्लेन किया ना। इसी का उल्टा जो है दैट इज BiH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन NH3, दिस इज एसिडिक ऑर्डर। तो दो में से आप एक को याद रख सकते हो, याद नहीं, इसको आप एक्चुअली कोई भी चीज याद रखने की चीज नहीं होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढनी होती है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आप को, इसमें ये वाला फैक्टर है, तभी वो चीज याद रहती है। दिस इज एसिडिक नेचर, मींस देयर शुड बी लॉजिक फॉर एवरीथिंग। सो हमने डिस्कस किया यहाँ पे हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की हमने स्टेबिलिटी अगर हम डिस्कस करेंगे, वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ये साइज पे डिपेंड करेगा। साइज किस पे डिपेंड करेगा, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। दैट मींस डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी शुड डिक्रीज। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, तो स्टेबिलिटी शुड डिक्रीज। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी शुड डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप stability should decrease, stability decreases, stability of these hydrides, it decreases down the group from ammonia to BiH3. Now what is the reason, because down the group जाते हैं bond strength डिक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज होती है। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट वाज हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइड्राइड्स का बॉन्ड लेंथ। Number second, bond strength. Number third, stability. Number fourth, acidic nature. Number fifth, basic nature. This thing is important in case of hydride. Bond angle भी आप यहाँ से याद रख सकते हो, bond angle मतलब Drago's rule. Drago's rule. These are important things about hydrides. D rule, Drago's rule. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट्स रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। Elements of nitrogen family, they react with the nitrogen, they form oxides. They form two types of the oxides, means if E is an element, it can react with oxygen. We can have two types of oxides. We can have E2O3 type of oxide, and we can have E2O5 type of oxide. Now see, in this type of oxide, we have oxidation state +3, and in this type of oxide, we have oxidation state +6. Now, for example, we have oxide of the type P2O3, we have oxide of the type P2O5, we have oxide of the type N2O3,
we have oxide of the type N2O5. These are the oxides. Now इन oxides की important property क्या है जो competitive exam में पूछी जा सकती है? Number first is इनका covalent nature. covalent nature. तो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे we have N2O3 and we have N2O5. You have to tell which one is more covalent. Directly आप oxidation state निकालो. जितनी ज्यादा oxidation state है उतना ज्यादा covalent nature है. तो यहाँ पे oxidation state +5, यहाँ पे oxidation state +3. This is more covalent than this. For example हमारे पास P2O3, हमारे पास P2O5 है. Which one will be more covalent in nature? Oxidation state +5, oxidation state +3. This is more acidic, this is more covalent in nature. तो covalent in nature oxidation state पे depend करता है. One more important property जो है that's acidic nature. So acidic nature also depends upon oxidation state. Higher the oxidation state, more is acidic nature. More is acidic nature. जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. तो यहाँ पे आप इस बात को क्लियर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास P2O3 है, मेरे पास P2O5 है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस के +5 है, यहाँ पे +3 है. देयरफॉर दिस इज मोर एसिडिक. अगर हम एसिडिक की बात करेंगे. लेकिन अगर हम देखेंगे कि ऑक्साइड्स जो इनके हैं E2O5 एंड E2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मींस यहाँ पे बिस्मथ है, ये मेटल है. मेटल के साथ जब भी ऑक्साइड बनता है तो वो होता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड. तो दिस ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ विल बी एसिडिक एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दे विल बी बेसिक इन नेचर. सॉरी, मेटल के साथ जब ऑक्साइड बनता है दैट आर बेसिक, सॉरी वेरी सॉरी, मींस बिस्मथ के साथ जो ऑक्साइड बनता है दैट विल बी बेसिक ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ जो बनेगा दैट विल बी एसिडिक ऑक्साइड. मींस हमारे पास जो एलिमेंट्स यहाँ पे थे, एलिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ. तो हमने कहा था दीज टू आर नॉन मेटल्स, दिस आर मेटल. तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, दीज आर एसिड, दीज विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. एंड इनके ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक होंगे, एम्फोट्रिक होंगे. एंड दिस ऑक्साइड दे विल बी बेसिक, दिस विल बी बेसिक इन नेचर. डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 जो है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल लेट E be the element of the group 15. It reacts with oxygen. They form compounds of the type E2O3 and E2O5. E2O5. These are two types of compounds. They are formed over here. तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, एलिमेंट्स हमारे पास इस ग्रुप में कौन कौन से हैं? वी हैव नाइट्रोजन, we have phosphorus, we have arsenic, we have antimony and we have bismuth. तो आपको पता है these two elements they are non-metals. These elements are non-metals. And this is a metal. You know that non-metals जब भी ऑक्साइड बनाते हैं they are acidic in nature. तो इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, और इसका ऑक्साइड मेटल जब भी ऑक्साइड बनाता है इट इज बेसिक इन नेचर. तो इनके ऑक्साइड्स ऑब्वियसली एम्फोट्रिक यहाँ पे होंगे. Obviously these are amphoteric in nature. So down the group अगर हम बात करेंगे the acidic nature of oxide is decreasing. So the first point over here is down the group acidic nature of oxides, acidic nature of oxides, it decreases. Down the group acidic nature increases but basic nature increases. The second important point जो oxides यहाँ पे बनेंगे, for example we have oxides of the type N2O3, we have oxide of the type N2O5, we have oxide of the type P2O3, we have oxide of the type P2O5. आपको कहा जाएगा कि इन oxides को अरेंज करो in the order of covalent character. तो covalent character पहले हम देखेंगे इन दो में किसका ज्यादा covalent character. तो covalent character of oxides हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर हम डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट.
तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5 है, यहाँ पे +3 है, तो दिस इज मोर कोवेलेंट इन नेचर, more acidic in nature also. This is more acidic in nature also. Acidic nature also depend करेगा इसी पे oxidation state पे. तो similarly यहाँ पे +3 oxidation state, यहाँ पे +5 oxidation state है. तो +5 oxidation state, it will be more covalent in nature. Therefore this will be more covalent. इस थिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मोर कोवेलेंट होते हैं. यू नो फजन रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. फजन रूल, जितना स्मॉल कैटाइन होगा, जितना स्मॉल कैटाइन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो आपको पता है जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उतना स्मॉल कैटाइन होता है. तो दिस इज स्मॉलर देन पी, मतलब पी फॉस्फोरस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इट इज मोर कोवेलेंट इन नेचर. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऑक्साइड्स को. बेसिकली ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर जो है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन, दैट विल डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद हैलोजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद हैलोजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिएक्शन विद हैलोजन, elements of these nitrogen family, for example E is the element of nitrogen family, they react with halogens. They form halides of two types. They form EX3 type of halides and EX5 type of halides. Exception over here is nitrogen. Nitrogen cannot form NCl5. For example, NCl5 cannot, nitrogen cannot form NCl5. Why? The reason is that in case of nitrogen there is absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbital. So हम यहाँ पे ये conclude कर सकते हैं कि नाइट्रोजन will form only trihalides, and trihalides में भी, trihalides की अगर बात करेंगे तो trihalides में भी NF3 सबसे ज्यादा stable है. This is the most stable and this is usually formed compared to others. Most stable compound of nitrogen with halogen is NF3. बहुत ही important point है. NF3 के साथ नाइट्रोजन का बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनता है कंप्यूटर NCl3 जो यूजुअली नहीं बनते हैं. लेकिन अगर फास्फोरस की बात करेंगे, इन हेलाइड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्फोरस के हेलाइड से. फास्फोरस आपका बनाएगा PCl3 एंड इट विल फॉर्म PCl5. अगर आप PCl3 को देखेंगे, PCl3 में फास्फोरस है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, PCl5 में इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगेन विद द हेल्प ऑफ हाइजन रूल आप ये कह सकते हो कि कैटाइन इज हैविंग हायर चार्ज ओवर हियर, देयरफॉर इसका साइज स्मॉल है, हेंस इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. PCl5 is more covalent than PCl3. This is covalent order. कोवेलेंट ऑर्डर. ये ऑर्डर हमने कैसे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेस ऑफ हाइजन रूल. ये हमने ऑन द बेस ऑफ हाइजन रूल एक्सप्लेन किया, बिकॉज इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. कैटाइन पे जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना उसका स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पे +3 चार्ज है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन हेलाइड्स की, हम जो फास्फोरस के हेलाइड्स की डिस्कस करेंगे दैट इज PCl3 और PCl5. अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी 5 + 3 8/2, दैट्स 4sp3, and in this case hybridization will be sp3d. now this is important. यहाँ पे मैंने लिखा अभी sp3d, इसको मैं अभी चेंज भी करूंगा ना. सी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, तो अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेप क्या बनती है? शेप इज pyramidal. so this is pyramidal in shape. अगर आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या है? TBP, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल. तो यहाँ पे जो शेप होगी हमारा फास्फोरस यहाँ होगा, दिस इज अवर क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन. यहाँ से एक और क्लोरीन. अब थोड़ा नोट्स करो, मैंने इन दो बॉन्ड्स को बड़ा बनाया बिकॉज दीज आर एक्शियल बॉन्ड्स. ये बॉन्ड जो है इट्स एक्शियल बॉन्ड. तो एक्शियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, दीज आर axial bonds. These are axial bonds. So this is also axial bond. This is axial bond. Axial bonds जो होते हैं, axial bonds जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स.
अगर इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये बॉन्ड वीक होगा, दिस बॉन्ड विल बी वीक। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। मीन जब भी हमारे पास PCl5 होगा, अगर हम थोड़ा सा इसको हीट देंगे, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके Cl2 देंगे, प्लस हमारे पास PCl3 बनेगा। Now see, PCl5 will always dissociate to give upon heating to give PCl3 and Cl2। कौन से वाले हेलोजन जहाँ पे ब्रेक होंगे? जो हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड्स होंगे। Why? Because इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ये बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये पहले डिसोसिएट होता है, हमारे पास कंपाउंड आता है PCl3। लेकिन अगर हम इस PCl5 की बात करेंगे, अगर हम इस PCl5 की बात करेंगे, PCl5 की स्ट्रक्चर अगर सॉलिड स्टेट में देखेंगे और PCl5 की अगर स्ट्रक्चर गैसियस स्टेट में देखेंगे तो इनकी डिफरेंस आती है यहाँ पे। दिस इज इम्पोर्टेंट। हम PCl5 को यहाँ पे लेंगे, PCl5 इज अ क्लोराइड एक्सेप्ट, इसको क्लोराइड आयन देंगे, बिकॉज इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स फास्फोर्स में प्रेजेंट है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम क्लोरीन, it will result in the formation of PCl6 minus। So this formation of this type of compound is called adductive formation। So this is called adductive formation। तो यहाँ पे PCl5 एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी स्पेशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, that acts as a Lewis acid। Therefore PCl5 acts as a Lewis acid। PCl5 acts as a Lewis acid। Now see, ये PCl6 जो हमारे पास है, PCl6 माइनस इट्स एन एडक्ट, ये हमारे पास एडक्ट बन गया। PCl6 माइनस इट्स एन एडक्ट। Why PCl6 माइनस इज फॉर्मड? बिकॉज जो फास्फोर्स है इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, hence it can accept an electron pair। जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, they act as Lewis acids। तो हमारे पास PCl5 Lewis acid एक्ट करता है। PCl5 इज नाउ हमारा Lewis acid। अगर हम PCl5 की सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, इसकी जियोमेट्री TBT होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दो एक्सियल बॉन्ड्स और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, has two axial and two equatorial bonds। लेकिन PCl5 PCl6 की अगर यहाँ पे बात करेंगे, इस PCl6 नेगेटिव की, तो इसकी ज्योमेट्री पहले चेक करेंगे। PCl6 सॉरी, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखूंगा, PCl6 माइनस, इसकी जियोमेट्री हम डिस्कस करेंगे। PCl6 माइनस की जियोमेट्री क्या होगी? PCl6 माइनस, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालो 1/2। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट ग्रुप 6 है, माइनस का +1 करो, therefore these are 12/2, that is 6। The hybridization will be sp3d2। therefore this compound is octahedral in nature। this compound is octahedral, बहुत ही important है, it is octahedral in nature। तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड लाइक दिस फॉर हियर, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, PCl5 on reaction with Cl minus forms a compound A। The geometry and hybridization of compound A is, the geometry and hybridization of compound A is, of compound A is। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, PCl5 जो है, PCl5 is Lewis acid। if it is Lewis acid, it is Lewis acid और इसके पास vacant d orbitals है, therefore it can accept electrons from chloride ion and it will result in the formation of PCl6 minus। तो इसकी hybridization निकालो, इसकी geometry निकालो, you will get this question then। फिर आपको ये क्वेश्चन आएगा। अगर PCl5 की बात करेंगे, PCl5 इन सॉलिड स्टेट, अगर हम सॉलिड स्टेट में PCl5 की बात करेंगे, इट डिसोसिएट्स इन सॉलिड स्टेट, इट डिसोसिएट्स तो फॉर्म PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस। इन सॉलिड स्टेट PCl5 डिसोसिएट्स to form PCl6 minus and PCl4 plus।
तो PCl6 माइनस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, PCl4 प्लस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, 5498 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. Means in solid state PCl5 will have both octahedral as well as tetrahedral geometry. So this geometry over here is tetrahedral and this geometry over here is octahedral. In solid state की बात कर रहा हूं मैं. Solid state की बात यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे मैंने कहीं कहा था solid state. In solid state this is not correct. In solid state it dissociates, but in gaseous state it exists as PCl5 और इसकी geometry TBT होती है, hybridization sp3d होती है. So this is about halides. Halides में अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की बात पूछेंगे, halides में अगर हम आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर किस हैलाइड का ज्यादा होगा, हमारे पास PCl5 है, PCl3 है. तो PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे +3. Therefore, this will be more covalent and more acidic. More covalent, more acidic. जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना ज्यादा एसिडिक नेचर. एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन रूल. सिंस इसके पास 5 पॉजिटिव चार्जेस है, इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू दिस. हमने डिस्कस किया हैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. नाउ वन मोर रिएक्शन इज, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्राइहैलाइड्स जो भी होते हैं दे आर कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3. ट्राइहैलाइड्स जो है, ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3. जो भी ट्राइहैलाइड्स हैं, पेंटाहैलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट हैं कंपेयर टू ट्राइहैलाइड्स, लेकिन ट्राइहैलाइड्स में BiF3 सबसे ज्यादा कोवेलेंट है. दिस इज मोस्ट कोवेलेंट. बाकी में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल. नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स. तो मेटल्स के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे रिएक्ट विद all these elements, they react with the metals to form binary compounds जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद कैल्शियम. नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी फॉर्मड, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, 2 3s are 6. Therefore हमें 3 कैल्शियम की जरूरत है, Ca3, बिकॉज यहाँ पे 2 + 3 2s are 6 और N2 पे 6 नेगेटिव चार्ज. So the compounds will be M2, M3, N2. Compounds will be formed of the type M3 and 2 type of compounds will be formed over here. For example, अगर कैल्शियम की हम फास्फोर से रिएक्शन करेंगे तो the compound will be formed Ca3P2. कैल्शियम फॉस्फाइड. सोडियम की अगर बात करेंगे Na, हम रिएक्ट करेंगे Na को किससे, react करेंगे with arsenic से, will get the compound of the type Na3AS2. So these are the type of the compounds. Similarly, zinc बनाता है एक important compound with antimony and it forms Zn3Sb2. So it's easy to determine what type of compound is actually present. So यहाँ पे question आ सकता है, zinc on reaction with antimony forms a compound type X. The compound is, तो ऑप्शंस हम बना सकते हैं. It can form ZnSb2, it can form Zn2Sb3, it forms Zn3Sb2. So clearly this will be the answer, because यहाँ पे जिंक के पास 2 प्लस चार्ज है, 2 3s are 6. यहाँ पे एंटीमोनी के पास 3 प्लस चार्ज है, 3 2s are 6. This will be the correct answer. This is how you have to approve the question. तो हमने यहाँ पे देखा, अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, they will form compounds of the type M3N2. They will form compounds of the type M3N2. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अब अराइज हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे टेक्स्ट पे दिए हुए हैं, हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज, नाइट्रोजन exhibits +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. जब हमारे पास नाइट्रोजन है,
इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट इट डज नॉट फॉर्म NCl5। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर सकोगे। तो यहाँ पे रीजन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। That's why it cannot form compounds in +5 it cannot form NCl5 type of compound. Now number second is जो हमारा PH3 है और जो हमारा NH3 है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मैं कहूंगा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ फास्फीन, आई नॉट टू एक्सप्लेन दिस थिंग, आपको कंसेप्ट होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अमोनिया में एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, याद करो H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होते हैं? व्हेनेवर योर हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्मड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज ऑफ दैट इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। Now one more point is PCl5 and PCl3. Why pentahalides are more covalent? This thing I have already explained it on the basis of Pajan rules. There is one more question, that is hydride based, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया। हाइड्राइड्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास BiH5 है, इट इज मोर रिड्यूसिंग, मोस्ट रिड्यूसिंग। तो आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रिड्यूसिंग ऑर्डर ऐसे होगा? NH3 विल बी लेस रिड्यूसिंग देन PH3, देन ASH3, देन SbH3, देन BiH3। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहेंगे जो हाइड्राइड आयन देगा, जो मतलब हाइड्रोजन देगा, यहाँ हाइड्रोजन जो हमें हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नॉट, मैंने आपको कहा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो अमोनिया में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मींस हाइड्रोजन इज मोर क्लोजली अटैच्ड टू द नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया कंपेयर टू दैट ऑफ द बिस्मथ, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जल्दी निकल सकता है, इसलिए मोर रिड्यूसिंग बन गया। दैट्स व्हाई इट इज मोर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो हमने यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन को आज ही हम खत्म करेंगे, विल ट्राई टू फिनिश इट। डाई नाइट्रोजन, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन, N2 को हम डाई नाइट्रोजन कहते हैं। N2 इज अवर डाई नाइट्रोजन। पहले हमें पढ़ना है इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, प्रिपरेशन आप कैसे निकालोगे N2 की। सी हम फॉर एग्जांपल N2 को प्रिपेयर करते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 है, अमोनियम क्रोमेट Cr2O7। इसको अगर हम हीट करेंगे ना, सी इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? यहाँ पे आप पहले वाटर मॉलिक्यूल्स निकालो, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिखूंगा NH4 Cr2O7। now सी हमारे पास यहाँ पे 4 और 4 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन से हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमारे 4 ऑक्सीजन भी खत्म हो गए ना। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचते हैं, तो 3 ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम का ऑक्साइड बनाएंगे Cr2O3 और रिलीज होगा हमारा N2 गैस। ना दिस इज द इजी वे। जब भी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होगी तो आप N2 को निकालो और वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालो बस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और रिएक्शन है प्रिपरेशन की, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमोनियम क्लोराइड एक्वस। इसको हम ट्रीट करते हैं NaNO2 से। तो यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल्स निकालो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है, देयरफॉर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड ओवर हियर। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मींस 2 ऑक्सीजन में निकल गए। अब आप नाइट्रोजन को निकालो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो N2 भी आ गया। तो आपके पास सिर्फ रह गया यहाँ पे NaCl। दिस इज द मेथड, दिस इज द
easy way to deal with the preparation of these dinitrogen compounds. तो यहाँ पे हम एजाइड से भी इनको प्रिपेयर करते हैं. एजाइड फॉर एग्जांपल हमारे पास बेरियम एजाइड है BaN3 होल ट्वाइस. हमारे पास सोडियम एजाइड है NaN3. इनको अगर हम हीट करेंगे एजाइड इसको, ये जो हमारा सोडियम एजाइड है, जो हमारे कार्स होते हैं उनमें जो एयर बैग्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है. एक्चुअली दिस सोडियम एजाइड ही हमें बचाता है फिर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे, इसलिए एयर बैग में फिलअप होता है एजाइड. इनकी केमिस्ट्री अलग है, कभी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले N2 को निकालना है. हाउ मेनी नाइट्रोजन, 3 2 आर 6, तो 6 नाइट्रोजन को निकालो इन 2 की फॉर्म में, देयरफॉर वी हैव 3N2 प्लस वी हैव बेरियम. तो यहाँ पे निकालो 3 नाइट्रोजन एटम है, इसको 2 टाइम्स करो, वी हैव 3N2 प्लस वी हैव सोडियम. This is how the method of preparation is done in the tricky way. उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डाइनाइट्रोजन की. डाइनाइट्रोजन की सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन. आई होप ये वाली प्रिपरेशन आपको बहुत इजी लग जाएंगे. अगर आप पहले वाटर मॉलिक्यूल को निकालो फिर N2 को निकालो, उसके बाद खुद ही आपका थर्ड वाला प्रोडक्ट अगर होगा वो खुद ही निकल के आएगा. डाइनाइट्रोजन की बात करेंगे तो डाइनाइट्रोजन इज अवर कलरलेस, इट इज ऑर्डरलेस. कोई नहीं पूछेगा आपको कलरलेस है ऑर्डरलेस है. इट इज टेस्टलेस. कलरलेस वी नो दैट डाइनाइट्रोजन में कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस. इट इज टेस्टलेस एंड ये हमने MOT से पढ़ा है, इसमें अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, दैट्स व्हाई इट्स कलरलेस. नॉन टॉक्सिक गैस, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन टॉक्सिक, तो आप इसको छेड़ भी सकते हो. नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉन टॉक्सिक गैस. अगर डाइनाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसके पास 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, N14 एंड N15. N14 और N15. ना इनमें से N14 मोर एबंडेंट है, दिस इज मोस्ट एबंडेंट, दिस इज मोस्ट एबंडेंट. डाइनाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. N2 इज लेस सॉल्युबल. नाउ अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज लेस सॉल्युबल, because we know that N2 में जो बॉन्ड होता है there is NN ट्रिपल बॉन्ड. N2 में NN ट्रिपल बॉन्ड होता है, NN ट्रिपल बॉन्ड होता है, therefore बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, therefore बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वाटर में soluble बनता है. That's why it is very low soluble in water. इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो भी लो होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. Both of these can be explained on the basis of this NN triple bond. तो because of this NN triple bond हम कह सकते हैं जो डाइनाइट्रोजन है it's inert at room temperature. It's inert at room temperature. That's why हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा है, विच एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर वेपर पार्शियल प्रेशर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. These can react at high temperature. At ordinary temperature, these are non-reacting gases. Dalton's law of partial pressure applicable है mixture of non-reacting gases पे. Therefore, this is important over there. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज द टेम्परेचर, तो इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. मींस द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन एट हाई टेम्परेचर्स. डाइनाइट्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विद मेटल्स. मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड्स बनाता है. लेट अस सी इट्स रिएक्शन विद मेटल्स. तो रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन विद मेटल्स, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर लिथियम को डाइनाइट्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, वी गेट द कंपाउंड Li3n. तो इजी है इसको डिटरमाइन करना. आपको पता है लिथियम पे 1 प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन पे हमारे पास कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, 3. तो बैलेंस करने के लिए हमें 3 लिथियम आयन्स को लाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी गेट Li3n. तो सी वी हैव N2 ओवर हियर, देयरफॉर हम इसको 6 टाइम्स लेंगे और इसको हम 2 टाइम्स बनाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम है. अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइनाइट्रोजन से करेंगे, विल गेट द कंपाउंड ऑफ द टाइप Mg3N2.
बहुत इजी है। नाइट्रोजन के पास +2, मैग्नीशियम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रोजन के पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हमें 3 की जरूरत है, 3 2s are 6 और यहाँ पे 3 2s are 6। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म। आपको सिर्फ चार्जेस बैलेंस करने हैं, यू विल गेट थ्रू। तो वन मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो डाइनाइट्रोजन के, जो आगे भी पढ़नी है, डाइनाइट्रोजन कंबाइन्स विद डाइहाइड्रोजन, इट फॉर्म्स अमोनिया गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हाइपर प्रोसेस है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। डाइनाइट्रोजन कंबाइन्स विद ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन जो हमारा है, इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज डाइनाइट्रोजन को हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। Reaction takes place at high temperature, results in the formation of nitric oxide, NO यहाँ पे मिलता है, that's nitric oxide। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया डाइनाइट्रोजन को। इस रिएक्शन को हम, इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं, वी हीट दिस मिक्सचर अप टू 2000 केल्विन। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन फैमिली का पहला लेक्चर कंक्लूड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन। नाउ मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन नाउ। नाउ यू कैन आस्क मी नाउ क्वेश्चन इज। आप अपने आप को वहां से आप अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन आस्क मी नाउ क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी को कोई क्वेश्चन है? तो आपने ये प्रिपरेशंस, ये मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ाई, पहले वाले लेक्चर में। वो कब था? वो भी मैंने आपको वो जूम पे दिया था ना, उसकी मीटिंग जो आई, वो 11:40 पे था। वो ग्रुप में मैंने डाला था। अब मैं इसको ओके अपलोड भी करूंगा बाद में, यू कैन वॉच ओवर हियर। ओके सर। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।